मैम। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान, यानी कि आपकी पुस्तक यानी कोर्स का जो पुस्तक दिया हुआ है। भाषा विज्ञान को पहले हम इस रूप में देखेंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है। जी मैम। एक कई शास्त्र मतलब विज्ञान के साथ जोड़ने का मतलब ही होता है जब किसी भी चीज का सुव्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से परखा हुआ अध्ययन किया जाए तो वो वैज्ञानिक हो जाती है। मतलब वो कहते हैं ना कि वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसी तरह किसी भी विषय को विज्ञान से जोड़ देने पर ये नहीं हो जाता कि वो साइंस का पार्ट हो गया। विज्ञान से जोड़ने पर वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी कि सुव्यवस्थित हो जाता है, उसका कुछ सिद्धांत तय हो जाते हैं और व्यवहार में उसका अध्ययन होता है। तो यहाँ पर ये जो भाषा विज्ञान है उससे आप देखोगे कि भाषा का अगर सुव्यवस्थित ढंग से, विश्लेषित ढंग से, सैद्धांतिक रूप से पूरा विवेचन किया जाए तो वही भाषा विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा कई रूपों में दे सकते हैं, कई दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे कि भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। मतलब उन्होंने एकदम सिंपल बता दिया कि वैज्ञानिक अध्ययन। अब प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। तो वैज्ञानिक अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें कोई विशिष्ट ज्ञान हो, उस ज्ञान का कोई सिद्धांत हो, कोई उसका व्यवहारिक संबंध हो, उसके कुछ मूल तत्व हो, उस पे हो। ये नहीं कि निराधार बात हो कि आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि भाषा जो है संकेत का और विचार करने का दृष्टिकोण है, कल को कह रहे हैं कि भाषा तो मौखिक है, ओरल है, रिटन तो है ही नहीं। मतलब तरह तरह की बातें। कुल मिला के किसी भी विषय वस्तु को अगर विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है तो वो वैज्ञानिक भाषा हो जाती है। मतलब विज्ञान से संबंध देने का ही मतलब होता है कि हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको और परिमार्जित कर रहे हैं। अब इसमें आता है भाषा के प्रधान अंग क्या क्या है। मतलब ये जो भाषा बनती है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है अर्थ। अब ध्वनि क्या है, जो सबसे लघुत्तम इकाई है। प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि भाषा विज्ञान की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, तो ध्वनि यानी कि साउंड। हम अगर त, क ऐसा कुछ कह रहे हैं या कोई साउंड कर रहे हैं तो वही ध्वनि है। ध्वनि यानी कि गूंज, स्फोट, जिसे व्याकरण में उसे स्फोट कहा गया है। अब इसी गूंज को जब हम वर्णों के साथ एक समग्र रूप देते हैं तब वो हो जाता है शब्द, यानी कि फॉर्म। ध्वनि ही जब, यानी कि कोई गूंज ही जब हम किसी वर्ण के रूप में व्यवस्थित करते हैं और उसे एक पार्टिकुलर पद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द या पद। तो या पहला कह लो ध्वनि विज्ञान, भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से, यानी भाषा विज्ञान की शाखा कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया ध्वनि विज्ञान, दूसरा हो गया शब्द विज्ञान या पद विज्ञान। इसे रूप विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि कैसा फॉर्म है, कोई भी शब्द किस प्रकार का है। उसके बाद कई, देखो एक वर्ण, जब एक से अधिक वर्ण इकट्ठे होते हैं, जब एक वर्ण होता है तो ध्वनि होता है, जब एक से अधिक वर्ण इकट्ठे होते हैं तो शब्द या पद बनता है। शब्द या पद में मैं फर्क ये बता दूं कि संस्कृत में शब्द अधूरे हैं। अगर कोई शब्द बन रहा है तो अधूरे हैं। जैसे कि आपने कहा राम, तो राम को जब तक कोई प्रत्यय नहीं मिलेगा, प्रातिपदिक होने के कारण किसी प्रत्यय का योग नहीं होगा, तो राम राम नहीं, वो केवल हिंदी के राम है, संस्कृत के राम नहीं। जब हम उसमें एक सु इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे तो रामः ये रूप बनेगा, उसे हम कहेंगे पद। तो यानी कि पद देना यानी कि उससे कुछ प्रत्यय का योग देना। तो ये शब्द और पद का यही फर्क है। और उसे एक भी कह सकते हैं, अगर हिंदी के रूप में देखें तो एक ही बात, पर संस्कृत के रूप में मैंने इसको पहले भी बताया है और अभी यही बता रही हूँ कि शब्द तब है जब उसके साथ प्रत्यय नहीं जुड़े, वो साधारण वाक्य है, सॉरी साधारण शब्द है। और जब उसमें कोई प्रत्यय जुड़ गया, यानी कि कोई प्रत्यय नहीं, संस्कृत का प्रातिपदिक पद प्रत्यय जुड़ गया, तब वो पद हो जाता है। अब इसी पदों का समूह ही, पदानाम समूह वाक्यम, पदों का समूह ही वाक्य है, यानी कि सेंटेंस। अब वाक्य कैसे बनता है, राम घर या देवदत्त घर जाता है। तो यहाँ पर देवदत्त है, उसका कुछ काम है, उसकी कोई क्रिया है,
यानी कि उसको कुछ काम ऐसा करना है जो क्रिया के माध्यम से कर रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य, जिसका वाक्य के लक्षण होते हैं, आकांक्षा होती है, उसमें आसक्ति होती है और योग्यता होता है। आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता। आकांक्षा यानी कि एक शब्द बोलने के बाद, जैसे मैंने बोला एकता, तो एकता को सुनते ही ये संबोधन, एकता अलर्ट हो गई कि मैम मुझे कुछ कह रही है और आगे कुछ कहने वाली है। तो साकांक्षा यानी कि आकांक्षा उत्पन्न होना, वो चीज सुन के कि अब कुछ आगे होने वाला है, ऐसा एक्साइटमेंट आना। फिर आकांक्षा, आसक्ति। आसक्ति मतलब मैं कहूंगी एकता कल मेरे घर आना, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कल, तो अब एकता को ये समझ में कल के लिए कुछ काम मैम कह रही है, तो उसी से लगा हुआ, उसी से संलग्न ही मुझे उसके साथ ही बोलना पड़ेगा घर आना। मैं ये कह दूं, आज बोल दूं एकता या काजल आज तुम, इतना बोल के अपनी खत्म कर दूं वाक्य। फिर उसके बाद कल के दिन जब क्लास शुरू करूं तब बोलूं कि एकता, रे काजल तुम कल कहाँ थी? तो तुम कहोगे कि मैम अभी तो कल जो आप बात कही थी आधा कही थी, वो तो आधा था, यानी कि वाक्य अधूरा था। तो वाक्य में तीन चीजें, पहला है आकांक्षा कि एक शब्द के बाद तुरंत एक इच्छा उत्पन्न हो, आसक्ति यानी उसी के साथ, ये नहीं कि अगले पहर में वो बात कही जाए, आधा कह के अगले पहर में, उसी के साथ आसक्ति यानी संलग्नता हो। उसके बाद आती है तीसरी योग्यता। योग्यता से तात्पर्य जैसे आप सभी बहुत योग्य हो, आप में बहुत क्वालिटी है, उसी तरह वाक्य में ये योग्यता होनी चाहिए कि उसका कोई अपना मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, तब वो वाक्य कहलाता है। तो ये आपका वाक्य की विशेषता हो गई। ऊपर मैंने शब्द बताया और उसके ऊपर ध्वनि बताया। अब लास्ट आता है अर्थ, यानी कि अर्थ विज्ञान। पूरे भाषा विज्ञान शाखा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ विज्ञान, यानी कि किसी भी शब्द का कोई मतलब है। अगर मैंने बोला है इदम, तो इदम का कुछ मतलब होगा। अगर मैंने बोला है उपवसति, रह रहा है, कहीं निवास कर रहा है, कोई भी मीनिंग तो है निश्चित रूप से। हिंदी में भी कोई वर्ड दे दीजिए, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। मैं कह दूं कचा टट्टा कचा, तो आप उसमें भी तो वर्ण का प्रयोग है, उसको भी तो मैंने पद बनाया है, लेकिन उसका कोई अपना अर्थ न होने के कारण वो किसी काम का नहीं है। तो एक चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि भाषा विज्ञान की जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो क्या है? ध्वनि। और बृहत्तम क्या है? वाक्य। ठीक है। अब आता है कि भाषा चीज क्या है। वो भाषा विज्ञान तो हमने जान लिया कि जब भाषा के बारे में सुव्यवस्थित अध्ययन करें, या भाषा को हम सैद्धांतिक रूप और व्यवहारिक रूप से जाने, तो दैट इज भाषा विज्ञान। लेकिन अब भाषा बॉन्ड क्या, भाषा चीज क्या है? तो जब कभी हम किसी चीज को उच्चारण करते हैं, कोई चीज उच्चारण करते ही जिस प्रकार की ध्वनि आती है और उससे हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा। भाषा की सबसे सरल जो लक्षण है वो यही है, विचारों का आदान प्रदान ही समाज में किया जाना भाषा है। यानी कि अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा ले रही हूं और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा ले रही हैं, इसका मतलब यह भाषा का आदान प्रदान, मतलब भाषा जा रही है, भाषा समझ में आ रही है। अगर मैं कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करूं, मंदारिन प्रयोग करूं, तेलुगु प्रयोग करूं और आप उसे समझ ही ना पाए, तो वो भाषा का आदान प्रदान नहीं है। मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे आपस के विचार ट्रांसफर होते रहे। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे अपने बिना भाषा के अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है? तो उसका रीजन ये है कि वो संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। जो प्राचीन काल के आदि मानव थे, वो कैसे अपनी भाषा व्याख्यायित करते थे? संकेत करते थे, कुछ ऐसे ध्वनि निकालते थे, कुछ ऐसे हाथ इशारा करते थे पेड़ों पे चढ़ के, या कोई चीज सिग्नल दिखाते थे। तो इस तरह भी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, ये भी भाषा ही कही जाती है। भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि उच्चारण अवयव यानी कि हमारा कंठ, यानी उच्चारण हम कहाँ से करेंगे? मुंह, कंठ और स्वरनलिका। तो हम वहां उच्चारण अवयव से उच्चारित यद इच्छित ध्वनि, मतलब हम जो इच्छित कर रहे हैं, हमें जो कहना है, ये नहीं कि मुझे कहना है कि बेटा क्लास में शोर मत मचाओ और मैं कह रही हूं कि पुस्तक, मुझे कहना क्या है, मैं कह क्या रही हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रख पाऊंगी? नहीं रख पाऊंगी। तो अपने उच्चारण जो अवयव है उससे जो उच्चारित हो, जो इच्छित ध्वनि हो,
उसकी वो व्यवस्था है, यानी उस प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी कि उस चीज को मैं व्यक्त कर रही हूँ जिसके द्वारा समाज के लोग, यानी कि आप हम सब लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जो जानवर होते हैं उनकी विचारों का आदान प्रदान हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी भाषा हमसे मैच नहीं खाती, पर आपस में जानवर संवाद करते हैं और अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते भी हैं। अब क्या है, भाषा की जो मैंने पहली इकाई बताई, ध्वनि विज्ञान, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको लघुत्तम इकाई कहेंगे। ध्वनि विज्ञान नाम है उसका, कि भाषा की ध्वनियों या अथवा स्वरों से संबंध रखने वाले, भाषा की ध्वनि यानी कि साउंड और स्वर से जो संबंध रखते हैं उसके जो अवयव हैं। अब कोई भी आप ध्वनि निकाल रही, कोई साउंड निकाले या कोई स्वर या कोई व्यंजन निकाल रही हैं, आप बोल रही हैं, तो उसमें किन किन अवयवों का यूज करेंगी? मुख विवर होगा, यानी कि आपका माउथ होगा, आपका नोज होगा और आपकी स्वर तंत्री होगी और कंठ होगा। तो जैसे कि आप ये पता होगा कि सभी वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण स्थान भी नियत होते हैं, जैसे इचुरषाणाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, इतुदशाणाम दंता इत्यादि, जैसे कि सबका उच्चारण फिक्स है कि अगर ल है तो वो दांत से ही उच्चारित होगी, मतलब द का प्रयोग, दांत का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अवयव हैं उनसे उत्पन्न होने की क्रिया ही ध्वनि कहलाती है, यानी कि एक ऐसा गूंज जिससे हम अपने जो भाषा के अवयव हैं उन अवयवों से उद्गारित करते हैं या बताते हैं, तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। या दूसरा है, किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनि कैसी होती है या हम किस रूप में ध्वनि को निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बंदरों को देखा होगा, वो जब आते हैं तो वो ऐसा साउंड करते हैं कि दूसरे बंदर भी उसके आसपास आ जाते हैं। तो इस तरह का उनका भी अपना व्यक्त करने का माध्यम है। पहले जो ध्वनि चीज है उस ध्वनि को ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम शब्द विज्ञान यानी कि पद विज्ञान, उसके बाद वाक्य विज्ञान और उसके बाद अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे। ये पूरा जो आपका सिलेबस है भाषा विज्ञान का इसी पर केंद्रित है, इसी के सिद्धांत हैं, इसी के सारे क्रम है, सारे अवयव हैं, सारे उपान हैं और पूरा पुस्तक इसी पर केंद्रित है। तो सबसे पहले जो पुस्तक का उद्देश्य होता है वो जानना बहुत जरूरी है। इस भाषा विज्ञान का उद्देश्य यही है कि भाषा के जितने भी अवयव हैं, चार, उन सभी चारों अवयवों को एकदम अच्छे से समझना और उसको एक सैद्धांतिक रूप देना ही भाषा विज्ञान का उद्देश्य है। भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है, और वह ध्वनि चेतन और अचेतन किसी भी चीजों से उत्पन्न हो सकता है। अब कहोगे मैम चेतन हम तो ध्वनि कर सकते हैं, पर जो अचेतन है वो कैसे ध्वनि कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप टेबल खिसकाइए तो उसमें कोई ध्वनि होती है, अगर आप फैन चलाइए उसकी अपनी ध्वनि होती है। ये तो निर्जीव चीज ही है, लेकिन उसके पास भी अपनी ध्वनि है। तो इस तरह से हम भाषा विज्ञान को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ध्वनि उसके बाद है, फिर उसके बाद शब्द है, फिर वाक्य है, फिर अर्थ है। इसी तरह आपको भाषा की कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए और उसी तरह से एक काम चला गया, जैसे आपको भाषा की विशेषताएं पता होनी चाहिए उसी तरह से आपको भाषा विज्ञान का लक्षण भी आना, यानी कि परिभाषा दो प्रकार की होगी। एक परिभाषा होगी भाषा क्या है और दूसरी परिभाषा होगी भाषा विज्ञान क्या है। तो आप भाषा में बताएंगी कि भाषा में हम संकेत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और भाषा विज्ञान में क्या है कि जब भाषा के संबंधित क्षेत्र, भाषा के संबंधित तत्व का सैद्धांतिक, व्यवहारिक, समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो वह भाषा विज्ञान कहलाता है। तो इतनी चीज समझ में आई आपको कि भाषा का मूल रूप से क्या प्रयोग है, भाषा कहाँ से आई, भाषा के कितने अवयव हैं, किस अवयव में सबसे लघुत्तम कौन है, सबसे सर्वोत्तम कौन है, मतलब सबसे बृहत्तम इकाई कौन सा है, इन सब चीजों